सबने सब कुछ ले लिया ना? अनिल, फ्रिज बंद किया? हाँ, फ्रिज तो बंद ही था, बाकी सभी कमरों की लाइट्स भी चेक कर ली। बच्चों, तुम दोनों आगे रहो। पता चला तुम दोनों पीछे रह गए थे और हम बाहर से घर बंद करके चले गए। डोंट वरी दादी, हमें कुछ नहीं होगा। पर दादू को हो सकता है। हर बार ट्रिप के पहले खोने का हैट्रिक मेंटेन करते हैं ना दादू। दादू? अनिल, पापा जी कहाँ हैं? पिछले काफी देर से दिखे नहीं। ये लो, फिर पापा जी खो गए। अब क्या होगा मम्मी जी? इस बार कौन सी मन्नत करनी होगी? मेरे जवानी भर तो ये कहीं खोए नहीं। अब जब बच्चों को बड़ा करके घूमने का वक्त आ गया है तो ये आए दिन खो जाते हैं। छोड़ो इन्हें, खोया है तो खोया ही रहने दो। मैं अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं करूंगी। इतनी मुश्किल से बच्चों को गर्मी की छुट्टी में निकलने का मौका मिला है। तभी छत की सीढ़ियों से उतरता हुआ विष्णु नीचे आता है। छत तो खुला छोड़ दिया था सभी ने। दीदी के यहाँ से हम लोग लौट कर आते और पता चलता है कि सब कुछ समेट कर फरार है चोर। चलो दादू, मिल गए, जल्दी से निकलते हैं। बुआ दादी के घर जाना है, जल्दी करो। अनिल कार स्टार्ट करता है और सभी कार में बैठकर निकल जाते हैं शकुंतला के घर की ओर। आप तो पहले भी आई होगी ना बुआ जी के घर मम्मी जी? कैसा घर है उनका? पापा जी बता रहे थे पीछे खेत भी है, फार्मिंग करती है बुआ जी, आगे गाय भैंस भी है उनके। सब कुछ तो घर पर ही हो जाता होगा ना, ऑर्गेनिक? तेरी सास से क्या पूछ रही है बेटा, मुझसे पूछ। पहाड़ों के बीच का घर, ताजी हवा, पीछे खेत और सामने खुला मैदान, चारों तरफ पेड़ ही पेड़। बच्चों को इतना मजा आएगा जितना उनको कभी समर कैंप में भी नहीं आया होगा। ऊपर से नई नई चीजें सीखेंगे। पर मम्मी, तुम तो कभी बुआ जी के यहाँ गई नहीं, मतलब जितना मुझे याद है। कहाँ से जाऊंगी? तेरी अपनी बुआ थोड़ी ना है शकुंतला दीदी। जब अपनों ने ही नहीं बुलाया तो ये कहाँ से बुलाती? जब भी जाने की बात होती थी कोई ना कोई बहाना करके मना कर देती थी। तेरे पापा 2-3 बार जाकर आया उनके यहाँ। इस बार पता नहीं कैसे इसने पूरे खानदान के साथ हमें बुला लिया। हाँ, उस वक्त हम भी बिजी रहते थे। दीदी को भी अपना परिवार देखना होता था। अब बच्चे शादी वादी करके विदेश सेटल हो गए तो दीदी फ्री है और हम भी। पूरे 12 घंटे की जर्नी करने के बाद अनिल की गाड़ी पहाड़ों से संकरी रास्ते से होती हुई शकुंतला के घर के बाहर रुकती है। भाई साहब, क्या सुंदर नजारा है। आसपास के घर कितने सुंदर सुंदर है ना त्रिशा? देख लिया अनिल, इसीलिए मैं कहती थी सिटी से थोड़ा दूरी पर घर होना चाहिए। बुढ़ापे में ऐसे घरों में रहने में कितना मजा आता है। तुम घर की लंबाई चौड़ाई देख रहे हो भाई साहब, कितने प्यारे प्यारे घर बना रखे हैं और घर के बाहर स्पेस भी है। आराम से वॉक कर लो और हवा भी कितनी ताजी है। पूरा परिवार अंदर जाता है। अरे विष्णु, आ गए तुम? मुझे तो लगा था प्लान कैंसिल हो गया है। अच्छा किया आ गए। बच्चों, मैं तुम्हारी बुआ दादी हूँ। प्रणाम दीदी। ये बाथरूम कहाँ होगा? 12 घंटे में सिर्फ 2 बार ही पेट्रोल पंप में लाया, वहां जो बाथरूम यूज किया वो किया। बाथरूम में जाना याद रहा, पर बड़ी ननद के पैर छूना नहीं। अरे आशीर्वाद तो ले ले, बच्चे क्या सीखेंगे? इस उम्र में बच्चों को ये संस्कार मिलेंगे। सभी एक एक करके फ्रेश होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद सभी को लग जाती है कड़ाके की भूख और सभी एक एक कर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अब तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है दीदी, क्या खिला रही हो? ये तो आते ही खाने की बात करने लगे। अच्छा खर्चा बढ़ा देंगे मेरा। अरे रुक भी जाओ। इतना उतावलापन भी क्या? रास्ते में क्या खाकर आए हो तुम लोग, बता दो, फिर वैसा कुछ ना बनाओ, कुछ अलग सा ही तैयारी कर लूं। अच्छा, आपने कोई तैयारी नहीं की है? कोई बात नहीं बुआ जी, मैं हूं ना, मैं जाकर कुछ बना लेती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है बेटा, तुम लोग छुट्टी मनाने आए हो, आराम से बैठो। वैसे रास्ते में क्या खाया? घर से कुछ लेकर चले थे या होटल में खाया है? मम्मी बिना घर से कुछ लिए निकलती कब है दादी? आलू की सब्जी, अचार, मैगी और पराठे लेकर निकली थी। मैंने और भाई ने तो मैगी खाई, फिर बाकी सबने पराठे खा लिए। सब्जी तो बच्ची रह गई, पराठे हो गए खत्म। इसलिए ना चाहते हुए भी मम्मी को फिर रेस्टोरेंट में खाना पड़ा। सब्जी बची है, चलो ये अच्छा है। जो सब्जी बच गई थी निकाल कर दे दे बहू, मैं जरा डस्टबिन में डाल देती हूँ। नहीं तो सूखी सब्जी का तेल बाहर कपड़ों में रिश्ता हुआ लग गया ना, तो फिर कपड़े धोते रहो। यहाँ बिजली रहती नहीं ना, तो तू वॉशिंग मशीन भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं होगा। मेरे सारे डब्बे टाइट पैक रहते हैं, उनमें ग्रेवी वाली सब्जी भी भर लो ना तो लीक नहीं होते। ये शिक्षा देगी तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कि किसी बड़े ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दो। अब मैं अभी डिब्बा लेकर आती हूँ बुआ जी।
शकुंतला त्रिशा के डब्बों को लेकर रसोई में जाती है। अरे वाह, इसमें तो अच्छी खासी सब्जी बची हुई है। सभी को यही सब्जी परोस दी तो इन्हें शक हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इस सब्जी को तरी की सब्जी बना देती हूँ। ऐसे 2 टाइम की सब्जी भी बन जाएगी और बचत की बचत। त्रिशा के सफर में लाए हुए आलू की सूखी सब्जी की तरी की सब्जी बनाकर उसके साथ पराठे लाकर शकुंतला टेबल पर रख देती है। सभी को इतनी तेज भूख लगी थी कि बिना कुछ सवाल किए सभी इस खाने को खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सबने खाना खा लिया। इतने जूठे बर्तन हो गए, सारे बर्तनों को धो देती हूँ वरना बुआ जी का काम बढ़ जाएगा। त्रिशा जूठे बर्तनों को लेकर किचन में धोने के लिए जाती है और गैस के पास अपने खाली टिफिन को देखती है। इन लोगों के लिए पूरी रात जाकर इतनी सारी सब्जियां काटी और पूरी सब्जी इन बच्चों ने फेंकवा दी। सारा काम करने के बाद त्रिशा डस्टबिन चेक करती है, पर वहां तो सूखी सब्जी होती नहीं। बुआ जी ने तो कहा था वो मेरी बनाई हुई सब्जी फेंकने जा रही है, पर यार डस्टबिन में तो सब्जी नहीं है। फ्रिज चेक करती हूँ, हो सकता है सब्जी अच्छी हो इसलिए बुआ जी ने फ्रिज में रख दी हो। त्रिशा फ्रिज खोलती है तो सबसे हैरानी की बात ये थी कि फ्रिज में एक भी कच्ची सब्जी नहीं थी। जिंदगी में पहली बार इतनी सूनी फ्रिज देखी मैंने। ये तो नई फ्रिज से भी नई लग रही है। सिर्फ एक दही का प्याला है और ये तरी वाली सब्जी और कुछ भी नहीं। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल रहा था। बुआ जी, मैं रात के खाने की तैयारी कर देती हूँ। चल बहू, मैं आटा निकाल देती हूँ, तू रोटियां बना दे। घर की सब्जी मैं ही बनाती हूँ। वो क्या है ना, किसी बाहर वाले को ये ना लग जाए कि वो काम कर रहा है तो घर उसका है, घर तो मेरा है ना बेटा। ये लो, ये ताने सुनने के लिए लेकर आए थे आप हमें यहाँ। आधा दिन हुआ नहीं कि अपना घर करने लगी दीदी। अब ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं पाएंगे हम। आग लग गई बच्चों की गर्मी की छुट्टी को। शकुंतला किचन में जाती है और ढेर सारा आटा निकालकर त्रिशा के सामने रख देती है। बहुत ज्यादा आटा ये बुआ जी, इतने आटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो 3 वक्त की रोटियां बन जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं ना, 3 वक्त की रोटियां बनाने के बाद ही बाहर आना बेटा। फिर क्या है कि कल दोपहर रोटियां बनाने का झंझट ही नहीं रहेगा। त्रिशा की तो बैंड बज जाती है। वो पूरे 2 घंटे रोटियां ही बनाती रहती है और जैसे ही वो रोटी बनाकर रसोई से बाहर आती है, शकुंतला किचन में जाती है। सुबह वाली सब्जी तो नाक के बराबर बची है। एक काम करती हूँ, उसमें ढेर सारा पानी डालकर छौंका लगा देती हूँ। सब्जी में छौंका लग जाता है और खाना डाइनिंग टेबल पर आता है। सब्जी की रंगत देखकर त्रिशा अपनी सास के कान में कहती है, ये कैसी सब्जी है मम्मी? इस पतीले में पूरी डुबकी लगाकर भी आ जाओ ना, तब भी एक भी आलू की कापी नहीं निकलेगी। रोटियां तो इतनी बनवाई थी जैसे पूरा गांव खाएगा, और सब्जी के नाम पर सिर्फ पानी। अरे पता नहीं तेरे पापा जी को यहाँ आने का क्या शौक चढ़ा था। ये तेरी बुआ सास ना 1 नंबर की कंजूस है। नमक रोटी खा लो, पर ये तो नहीं खाई जाएगी। तो एक काम कर, बाहर से सब्जी ऑर्डर कर ले। विवान, जरा मेरे फोन से एक पनीर की सब्जी ऑर्डर कर देना। अब खुद बाहर का खाना मंगवा रही हूँ मम्मी। आई लव यू। अब तो लगता है बुआ दादी के घर पर ही रहना पड़ेगा। यहाँ आती ही आप बदल गई हो। जेब में पड़े पैसे काटने को दौड़ रहे हैं तो मुझे दे दे बहू, मैं रख लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे घर में बाहर की सब्जी नहीं आएगी। और मेरे क्या, यहाँ पर कोई भी बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करता, तो जो खाना बनाया है वही खाना पड़ेगा। जैसे तैसे आधी रोटी खाकर सभी सोने चले जाते हैं। बाहर से खाना नहीं मंगवाना, बाहर से कच्ची सब्जियां नहीं लाना, अचार सारा बेटा बहू के लिए, मिक्सचर बिस्किट तक तो रखती नहीं बुआ जी रसोई में, तो फिर इंसान क्या खाए? मुझे तो यहाँ रुकना ही नहीं। अनिल, हम कल सुबह ही जा रहे हैं। अनिल को भी त्रिशा की बात सही लग रही थी। इस तरह पानी वाली सब्जी और रोटी कैसे खाई जा सकती थी। अगली सुबह सभी तैयार होकर निकलने का प्लान बना लेते हैं। वापस जाने का इकलौता रास्ता था, उस पर कोई सरकारी काम चल रहा है। 1 हफ्ते के लिए हम वापस नहीं लौट सकते। मैंने तो पहले ही कहा था, जो खाना घर पर बनाए वही खा लो। बोलो परोस दूं? बहू तो हर चीज में माहिर है, कुछ कर बहू, मुझसे वो पानी वाली सब्जी नहीं खाई जाएगी। क्या किया जा सकता है माँ जी, अब तो 1 हफ्ते तक यहाँ रुकना पड़ेगा, पर कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं? आइडिया। मसाले तो घर के ही थे, दाल चावल आटा सब खुद के खेत का था, तो इन चीजों का इस्तेमाल करने में किसी तरह की मनाही नहीं थी। त्रिशा किचन में जाती है। हर वक्त रोटी क्यों खाए जब दाल खाई जा सकती है? बुआ जी, अब आपको मैं बताती हूँ कि रसोई में सब्जियां ना भी हो तो भी सब्जी का स्वाद कैसे आता है। त्रिशा फटाफट सांभर बनाने की तैयारी करने लग जाती है। न डालने के लिए टमाटर है, न कद्दू, न भिंडी, पर कोई बात नहीं,
उस पानी वाली सब्जी से तो लाख गुना चटपटा मसालेदार सांभर तैयार कर ही दूंगी मैं। साथ में सूजी का चीला बना देती हूँ। नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, जरा सी कसूरी मेथी को दही के साथ सूजी के बैटर में मिलाकर पतले पतले चीले तैयार करके त्रिशा बाहर टेबल पर लगाती है। बहुत भूख लगी थी मम्मा, थैंक यू फॉर दिस। पर बनी कैसी है? रेस्टोरेंट के खाने जैसे मम्मी, और ये सांभर तो सूप जैसा टेस्टी है। हाँ बहू, वैसे तो मुझे सांभर पसंद नहीं है, पर ये काफी अलग है। चीले बन गए इसका मतलब ये नहीं कि बनी हुई रोटियां बर्बाद कर देगी। इस घर में कुछ भी बर्बाद नहीं होगा बुआ जी, अगले 1 हफ्ते तक तो नहीं। अब मैं दिखाती हूँ सभी को कि बिना सब्जी की चटपटी मसालेदार रसोई कैसे बनती है। मैं भी तुम्हारे साथ किचन में चलूंगा। दिन भर यहाँ कोई काम भी नहीं है, मैं बर्तन धो दूंगा, तुम खाना बना लेना। तो फिर मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। मैं पीछे फार्मिंग में बुआ दादी की मदद कर दूंगा, और वहाँ कोई सब्जी मिली तो वो भी तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मम्मी किचन में काम आएगी। मैं भी तेरे साथ रसोई में आ जाती हूँ बहू, बाहर बैठे बैठे करूंगी भी क्या। और ऐसी गर्मी की छुट्टी मनाने आया पूरा परिवार अलग अलग नए नए कामों में लग जाता है जो उनके जेनर से बिल्कुल बाहर थे। मैं क्या कहती हूँ बहू, बड़े दिनों से चावल नहीं खाया, दोपहर में तू चावल बना ले और साथ में सब्जी नहीं है तो छोले। अरे वाह मम्मी जी, बड़ी स्मार्ट हो गई आप। वैसे मैंने लिस्ट बना ली है, एक बार बरबट्टी की सब्जी बन जाएगी, एक बार गट्टे की सब्जी बन जाएगी, फिर पापड़ की, छोले आपने बोल ही दिया, फिर इडली भी बन सकती है और छोले पूड़ी भी तो है। इसी तरह बिना सब्जी के टेस्टी टेस्टी खाना खाकर 7 दिन शकुंतला के घर पर सभी के निकल जाते हैं और फिर सभी वापस लौटने लगते हैं। तभी शकुंतला कहती है, सब्जी की मेरे घर में कोई कमी नहीं है बेटा, पर मैंने सब्जियां जानबूझकर नहीं आने दी, और रास्ता भी कोई बंद नहीं था। विष्णु ने झूठ कहा था ताकि छुट्टियों के दिनों में तुम सब कुछ अलग करना सीखो। तो मजा आया ना? अब गर्मी की छुट्टी में कुछ नया किया ही नहीं तो क्या मजा। मई का महीना शुरू होने वाला है। घर के काम के बीच साधना और आरती बात कर रही हैं। भाभी, मई शुरू होने वाला है, बच्चों के स्कूल भी बंद हो रहे हैं। हाँ आरती, गर्मी तो अभी से ही जान ले रही है। भाभी, आप इस बार मायके कब जा रही हो? मैं तो अगले हफ्ते ही निकल जाऊंगी। मायका? भूल जा छोटी, हमारे नसीब में मायका कहाँ। क्यों भाभी, छुट्टियों में तो सब मायके जाते हैं, वहां भाई बहनों के साथ मजे करेंगे। बोली है तो अभी, मजे तो तुझे अभी पता चलेंगे। तभी कमला देवी की जोर से आवाज आती है, अरे साधना, ओ आरती, जरा इधर आओ दोनों। आई माँ जी। देखिए भाभी, मैं तो बस अभी मम्मी जी से मायके जाने की बात कर लूंगी। हाँ कर लेना, लेकिन संभल कर। दोनों देवरानी जुठानी हॉल में पहुंचती है। सुनो दोनों, अपनी नीलम आ रही है बच्चों को लेकर गर्मियों की छुट्टियां बिताने। अरे वाह, दीदी आ रही है, चलो अच्छा है, दीदी घूम लेगी, फिर उनके जाने के बाद हम भी चले जाएंगे। हाँ आरती, दीदी चली जाएगी सीधा जुलाई में, जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। हैं? पूरी छुट्टियां हैं? आरती, मैंने पिछले 10 साल में 100 चालें चलकर देख ली। बीमार होने का नाटक किया, मायके की झूठी कसम खाई, पर ननद रानी पूरी छुट्टियां बिताकर ही टलती हैं। ऐसा क्या भाभी? इस बार एक और बार कोशिश करके देखें। तू अभी नहीं है, जब पैर दबाते दबाते हाथ दुखेंगे तब समझ आएगा। साधना आरती को चेतावनी देती है, लेकिन उसी शाम नीलम अपने दोनों बच्चों के साथ घर पहुंच जाती है और आते ही सोफे पर पसर जाती है। माँ, तुम्हारे शहर में आते ही दम निकल जाता है, कितनी गर्मी है। आ गई मेरी लाडो। साधना, जरा नीलम के लिए ठंडा आम पन्ना का शरबत बना दे और बर्फ डाल के लाना। ला रही हूँ माँ जी। अरे ये तो छोटी भाभी है ना माँ, इसके तो तेवर अभी से ही ढीले लग रहे हैं, पैर भी नहीं छुए इसने, और साड़ी छोड़कर सूट पहना हुआ है। नमस्ते दीदी, सफर कैसा रहा? कैसा रहेगा बेकार। सुनो आरती, जरा मेरे कमरे का एसी चला दो तो, और हाँ, मेरे बच्चों के लिए मैंगो शेक भी बना देना। जी दीदी, मैं भी बनाती हूँ। लो नीलम, पी लो। तो साधना भाभी, पन्ना है या उबला पानी? बर्फ तो पिघल चुकी है। माँ देखो ना, आते ही मेरा स्वागत ऐसे हो रहा है। साधना, 10 साल हो गए इस घर में, एक पन्ना ठीक से नहीं बनता तुझसे, जानबूझकर किया है ना तूने? नहीं माँ जी, बर्फ तो डाली थी। रहने दो माँ, इनके तो तेवर ही बदले हुए हैं। आरती, तुम लाओ मेरे लिए शिकंजी बनाकर। ठीक है दीदी, लाती हूँ।
आरती रसोई में जाकर नीलम के लिए शिकंजी बनाती है कि तभी, क्यों देवरानी जी कैसी रही? देखा ना, आपने ननद रानी ने पहले मुझे नीचा दिखाया, सिर्फ तुम्हारी बुराई मम्मी जी से की और फिर ये हुक्म फरमा दिया। हाँ भाभी, हद है, ये तो बिल्कुल अजीब ही प्राणी है। मैंने तो ऐसा प्राणी आज तक नहीं देखा। अरे बहन, ये इस दुनिया की है ही नहीं। खैर जा तू शिकंजी दे के आ, वरना घर सर पर उठा लेगी ये। आरती शिकंजी ले जाकर नेहा को देती है। वहीं साधना दोनों बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाकर उन्हें पिलाती है। दोनों बहुएं अपने कामों में लग जाती हैं। उनके जाने के बाद शाम के समय दोनों माँ बेटी अपनी कानाफूसी में लगी हुई थी। माँ, तुमने देखा साधना भाभी का मुंह कैसे उतरा हुआ था मेरे आने पर? हाँ बेटी, मैं भी देख रही हूँ, आजकल बहुत जुबान चलाने लगी है। और ये नई वाली आरती, ये तो और भी शाती लगती है। आज दोपहर को मुझसे कह रही थी कि दीदी आप कब तक रहोगी? उसकी इतनी हिम्मत, अभी 2 महीने हुए नहीं है और मेरी बेटी को टोकने लगी। माँ, दोनों बहुएं मिलकर तुम्हें इस घर में अकेला कर देगी। तभी साधना और आरती चाय लेकर आती है। उसे देखकर दोनों हड़बड़ा कर शांत हो जाती है। ये लो दीदी, मम्मी जी चाय। अरे भाभी, शाम की चाय के साथ कुछ तलवाया क्यों नहीं? समोसे या कचौरी कुछ भी बनाते थे। नीलम, इतनी गर्मी में समोसे खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। देख रही हो माँ, मैं अपनी मायके में समोसे के लिए तरसूंगी। भाभी को तो बस काम से जी चुराना है। साधना, चुपचाप किचन में जाओ और गर्मा गर्म पकोड़े छान। मेरी बेटी आई है, कोई मेहमान नहीं है जो डाइट चार्ट देखोगी। जी माँ जी। भाभी आप बैठो, मैं बनाती हूँ पकोड़े। बड़ी आई हमदर्दी दिखाने वाली, दोनों को सीधा कर दूंगी। माँ तुम बस देखती जाओ। दोनों रसोई में पकोड़े बनाकर लाती है। तभी नीलम के बच्चे चिंटू और पिंकी पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं। चिंटू ड्राइंग रूम के गद्दों पर कूद रहा है और पिंकी आरती के कमरे का कीमती सामान गिरा रही है। अरे पिंकी, बेटा रुको, ये कांच का शोपीस है, टूट जाएगा, हाथ में लग जाएगी। अरे आरती भाभी, क्यों मेरे बच्चों को डांट रही हो? साल भर बाद ननिहाल आए हैं, थोड़ा खेलेंगे नहीं तो क्या बंधक बनकर रहेंगे? पिंकी, मम्मी ने कहा है कि ये कर हमारे नाना का है, हमारे जो मन करे हम वो कर सकते हैं, तोड़ दे इसे। ये देखो मम्मी, टूट गया। कांच की टूटने की आवाज सुनकर साधना और आरती तेजी से दौड़ के आती है। अरे अरे, ये तो आरती की शादी के शगुन का शोपीस था। चिंटू, पिंकी बेटा ऐसे नुकसान नहीं करते। अरे साधना भाभी, एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए बच्चों पर बरस पड़ी। माँ देखो जरा, तुम्हारी बहू को मेरे बच्चे फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। तुम दोनों बहुओं का दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों के पीछे पड़ गई हो। साधना, जा इसे साफ कर दे, और आरती अपनी इस नई नवेली चीजों को संभाल कर रखा कर, बच्चों को मत कोस। अच्छा, गलती बच्चों की और डांट हमारी। रुक बेटा नीलम, तेरी ये सारी गर्मी मैं ही शांत करूंगी। शाम के 7 बज चुके थे। प्रफुल्ल और रोहन ऑफिस से थके हारे घर लौटते हैं। आते ही हॉल का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भैया, आज का घर ये कैसे फैला हुआ है? सारे खिलौने बिखरे हैं। साधना, जरा पानी देना दो। लीजिए, नीलम आई है ना, तो बस घर तो अब ऐसा ही होगा। प्रफुल्ल भैया देखो ना, साधना भाभी तो मेरे आते ही मुंह फुलाकर बैठ गई है। भाई के घर बहन का कोई हक ही नहीं बचा है क्या? भाई के घर बहन का कोई हक नहीं बचा है क्या? अरे नहीं नीलम, ऐसा क्यों सोचती हो? वो तो बस ऑफिस का गुस्सा, मेरा मतलब है गर्मी की वजह से परेशान होगी। क्यों आरती, चेहरे पर ये तूफान से पहले की शांति क्यों है? कोई धमाका होने वाला है क्या? रोहन, तुम्हारी बहन तो साक्षात ज्वालामुखी है। आते ही मेरे शगुन का शोपेश तोड़वा दिया और मम्मी जी ने मुझे ही सुना दिया। बाप रे, दीदी से पंगा यानी सीधे यमराज का न्योता। तुम ही चुप रहना, वरना माँ पूरे घर में महाभारत करवा देगी। अरे रोहन, बीवी के पल्लू से बाहर निकल, जरा अपनी प्यारी दीदी के लिए बाहर से चाट और रबड़ी तो लेकर आ। इन बहुओं के हाथ की फीकी चाय पीकर तो मेरा सिर दुखने लगा है। हाँ दीदी, क्यों नहीं। प्रफुल्ल भाई चलो बाहर, दीदी के लिए वीआईपी नाश्ता लेकर आते हैं। रात का समय है। साधना और आरती किचन में बर्तनों का ढेर साफ कर रही हैं और बुरी तरह से थक चुकी है। देखा आरती, सुबह से लेकर रात के 11 बज गए हैं। सुबह कचौड़ी, दोपहर को पनीर, शाम को पकोड़े और अब रात को मलाई कोफ्ता। मेरी तो कमर ही टूट गई है। और दीदी बस सोफे पर बैठकर हुक्म चला रही है। खुद के बच्चों के कपड़े भी हमसे धुलवाए हैं आज। ये तो बस शुरुआत है, अभी पूरे 2 महीने यही तमाशा चलेगा। हम गर्मी में तड़पेंगे और वो ननद रानी ऐश करेगी। अरे भाभी सुनो, कल सुबह नाश्ते में जरा साबूदाने की खिचड़ी और आलू के पराठे बना देना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। नीलम, सुबह सुबह दोनों चीजें कैसे बनेंगी? क्यों नहीं बनेगी? 2 बहुएं किस लिए हो?
माँ को बुलाऊं क्या? अरे नहीं दीदी, माँ जी को क्यों कष्ट देना, सुबह दोनों चीजें टेबल पर मिलेंगी, आप आराम करो। हाँ, ऐसे लाइन पर रहा करो। नीलम चली जाती है। रात के 11 बज चुके थे। पति और बच्चों के सोने के बाद साधना और आरती किचन में बर्तनों का पहाड़ साफ कर रही है। आरती, देख रही हो ना, आज पहला ही दिन है और मेरी कमर टूट गई। कल सुबह पहर 5 बजे उठना है। भाभी आप रो मत, हर साल आप क्या करती थी जो ये पूरे 2 महीने तक रुक जाती थी? अरे छोटी, मैंने क्या नहीं किया। पहले साल मैंने बीमार होने का नाटक किया, झूठा नाटक किया कि हमारे मायके में कोई फंक्शन है, तो नीलम बोली कि मैं भी साथ चलूंगी घूमने। मैंने 100 चालें चली आरती, 100 चालें, पर इस ननद के आगे मेरी एक नहीं चली। ये चुड़ैल हमारे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ही वापस जाती है। भाभी, जेठानी की 100 चालें तो फेल हो गई, तो क्या हुआ? इस बार देवरानी की सिर्फ एक चाल चलेगी, और ऐसी चाल चलेगी कि ननद रानी खुद अपना सूटकेस उठाकर भागेगी। तो क्या कह रही है आरती, माँ जी के सामने कोई चला कि नहीं? वो उल्टा तुझे ही घर से निकाल देगी। आप बस चुपचाप तमाशा देखती रहो भाभी। कल सुबह से हमारा नया नाटक शुरू होगा। अगली सुबह नीलम सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी पड़ोसन शीला भाभी हाथ में खाली कटोरी लेकर हमेशा की तरह गॉसिप के लिए आधमकती है। अरे कमला दीदी, राम राम। अरे नीलम, तू आ गई? बड़ी पतली हो गई है। अरे तू ससुराल में इस बार तो तू पूरे 2 महीने अपनी माँ के हाथ का घी खा कर ही जाएगी ना? हाँ शीला चाची, माँ के घर में जो आराम है वो कहीं नहीं है। पूरे 2 महीने डट कर रहूंगी। अरे शीला भाभी, आप आई हैं, बहुत अच्छा हुआ। जरा मम्मी जी को भी समझाइए, कल से हमारे घर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। क्यों आरती बहू, ऐसा क्या होने वाला है? कल से कोई कथा कीर्तन है क्या? अरे नहीं भाभी, मेरी सगी बड़ी बहन अनिका दीदी, उनके पति यानी मेरे फूफा जी जैसे कड़क जीजा जी और उनके 5 बच्चे, सब के सब कल सुबह आ रहे हैं पूरी गर्मियों की छुट्टियां हमारे घर साथ बिताने। नीलम आरती की बात सुनकर चौंक कर सोफे से उठ खड़ी हुई। उसके हाथ से चाय का प्याली छलक गया। क्या? तेरी बड़ी बहन और 5 बच्चे, वो भी यहाँ क्यों? हाँ दीदी, उनके शहर में बहुत पानी की किल्लत है और इस बार वहाँ बिजली भी बहुत कट रही है, तो मैंने कल रात ही फोन करके बोल दिया कि हमारी नीलम दीदी भी आई हुई है, आप सब भी आ जाओ, सब मिलकर मजे करेंगे। अरे छोटी बहू, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया है? मुझसे बिना पूछे अपनी बहन के पूरी कुनबे को न्योता दे दिया। हमारे घर में कुल 3 कमरे हैं, वो कहाँ रहेंगे? आरती ने अपनी चाल का पासा फेंक दिया था, अब वो उसे धीरे धीरे कसने लगी थी। साधना रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अपनी हंसी दबा रही थी। अरे माँ जी, आप भी ना, जगह की क्या कमी है? देखिए, एक कमरे में जेठानी और जेठ जी रहेंगे, दूसरे कमरे में मैं और रोहन रहेंगे, और मेरा कमरा जो इसी वाला कमरा मुझे मिला है। अरे दीदी, वही तो मैं कह रही हूँ, मेरी निक्का दीदी के जीजा जी बहुत बड़े रईस आदमी हैं, वो बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकते, वरना उन्हें माइग्रेन का दौरा पड़ जाता है, तो वो एसी वाला कमरा मेरी बहन और जीजा जी को दे देते हैं। तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ मरेंगे? दीदी, आप तो घर की बेटी हो, आप और आपके दोनों बच्चे हॉल में नीचे चटाई बिछाकर कूलर के सामने सो जाना। थोड़ा मच्छर काटेंगे, पर माँ का घर है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकती हो ना। अरे वाह भाई, बात तो आरती बहू ने पते की कही है। नीलम, तू तो अपनी माँ के ही घर आई है, महल का सुख तो तू ससुराल में भोगती ही होगी, यहाँ नीचे सोने में क्या हर्ज है? शीला चाची, आप चुप रहो। माँ देखो, इस छोटी को आते ही राज करने लगी, मैं जमीन पर सोऊंगी इस उमस भरी गर्मी में। आरती, तू अपनी बहन को फोन करके मना कर दे ना, बोल दे कि हमारे घर में जगह नहीं है। हाय राम, माँ जी ऐसा अब शगुन मत बोलो, वो लोग तो ट्रेन में बैठ चुके हैं, टिकट भी कंफर्म हो गई है। और माँ जी, मेरी बहन बहुत धार्मिक है, वो आते ही सबसे पहले नीलम दीदी से कहेगी कि रोज सुबह उठकर उनके और जीजा जी के पैर दबाए, क्योंकि वो उम्र में नीलम दीदी से 3 साल बड़ी हैं। क्या? मैं उसके पैर दबाऊंगी? और हाँ दीदी, उनके 5 बच्चे बहुत शरारती है, वो सुबह शाम अपने गंदे कपड़े करते हैं। मेरी बहन का हाथ थोड़ा दर्द करता है ना, तो वो अपने बच्चों के कपड़े भी आपसे ही धुलवाएगी। आखिर भाभीियों के मायके वालों की सेवा करना ननद का फर्ज होता है ना माँ जी। ये कैसा फर्ज है भाई? दोपहर का समय था। आरती ने अपनी चाल को और पुख्ता करने के लिए चिंटू और पिंकी को अपने पास बुलाया। चिंटू, पिंकी, तुम्हें पता है कल जो तुम्हारे 5 भाई बहन आ रहे हैं ना, वो बहुत ताकतवर है। हमसे भी ज्यादा ताकतवर? हाँ, उन्होंने कहा है कि आते ही वो चिंटू के सारे खिलौने छीन लेंगे और पिंकी की गुड़िया की बाल नोच देंगे, और हाँ, वो इस घर के सारे गद्दों पर खुद कूदेंगे, तुम दोनों को कमरे से बाहर भगा देंगे।
मम्मी देखो, नहीं चाची कह रही कि कल आने वाले बच्चे मेरी गुड़िया को तोड़ देंगे। आरती, तू मेरे बच्चों को डरा क्यों रही है? मैं तो बस उन्हें बता ही रही हूँ दीदी। मेरी बहन के बच्चे सच में बहुत खूंखार हैं। पिछली बार उन्होंने अपने चाचा के घर के सारे टीवी की रिमोट तोड़ दिए थे और सोफे के कपड़े फाड़ दिए थे। माँ जी, अपने घर के सोफे नए हैं ना? हाय दैया, मेरे 50,000 के सोफे। साधना, ओ साधना, सुन रही है तू? हाँ माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि कल से किचन का काम भी नीलम ही संभाले, क्योंकि आरती की बहन तो मेहमान है, वो तो आराम करेगी और 5 बच्चों का खाना अकेले मुझसे तो नहीं बनेगा। मैं खाना बनाऊंगी इस तपती गर्मी में 7 बच्चों और 8 बड़ों का? माँ, ये मायका है ये जेल? रात के समय जब प्रफुल्ल और रोहन वापस आए तो घर का माहौल अजीब था। कमला देवी सिर पर पट्टी बांध कर बैठी थी और नीलम कोने में बैठकर रोहन का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, क्या हुआ? सिर में दर्द है क्या? रोहन भैया, अपनी बीवी को समझाओ। कल सुबह इसकी बड़ी बहन अपने 5 बच्चों और पति के साथ यहाँ डेरा डालने आ रही है और कह रही है कि जमीन पर मैं सोऊं और उनके बच्चों के कपड़े भी धोऊं। क्या आरती तुम्हारी बड़ी बहन? पर तुम्हारी तो कोई हाँ जी, आरती की बड़ी बहन बहुत दिनों से कह रही थी आने को। अच्छा हुआ इस बार छुट्टियों में आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी दीदी, आप तो हमेशा कहती थी ना कि मायके में भीड़ भाड़ अच्छी लगती है। अब मजा आएगा। खाक मजा आएगा रोहन भैया, तुम अपनी बीवी के रंग में रंग गए हो। माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं बेटी, बहू के मायके वाले आ रहे हैं, अब उन्हें धक्के मार कर तो नहीं निकाल सकते ना। नीलम अचानक चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह के 5 बज रहे थे। घर में सभी सूरज की पहली किरण से पहले ही उठ गए थे। हॉल में खटपट की आवाज होने लगी थी। साधना और आरती चुपके से अपने कमरों से बाहर झांकती है। नीलम जल्दीबाजी में अपने दोनों बच्चों को जगा रही थी और सूटकेस में कपड़े ठूस रही थी। अरे नीलम लाटो, सुबह सुबह ये क्या कर रही है? बैग क्यों पैक कर रही है? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुझे आए। माँ, मुझे 1 मिनट नहीं रुकना है। सुबह के 6 बजे की ट्रेन है। मैंने कल रात ही अपने पति को फोन करके बोल दिया था कि मुझे स्टेशन लेने आ जाए। मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। पर क्यों बेटी? पूरी छुट्टियां तो बाकी है अभी। माँ, तुम अपनी इन बहुओं के साथ ही रहो। अभी कुछ देर में उस आरती की डायन जैसी बहन अपने 5 आफत के साथ आ जाएगी। मेरे बच्चों के खिलौने टूटेंगे, मेरे सिर पर वो नाचेंगे। मुझे इस उमस भरी गर्मी में बिना एसी हॉल में सोना पड़ेगा और ऊपर से उस औरत की गुलामी करनी पड़ेगी। मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? रुकिए ना, मेरी अनिका दीदी बस स्टेशन पहुंचने ही वाली होगी। वो आपके लिए मायके से स्पेशल बनारसी साड़ी लाई है। रख अपनी बनारसी साड़ी अपने पास और उस बहन को बोल देना कि इस घर में कदम भी ना रखे। माँ, मैं जा रही हूँ। गाड़ी बाहर आ गई है। चिंटू पिंकी, चलो जल्दी। मम्मी, मुझे नानी के घर रहना है। चल चुपचाप, यहाँ रही तो भाभीयों की गुलामी करनी पड़ेगी माँ अब। नीलम अपने दोनों बच्चों को घसीटती हुई और सूटकेस पटकती हुई घर से बाहर निकल जाती है। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। बेटा, लेकिन तू तो 2 महीने के लिए आई थी ना। बस माँ, रो मत। तेरी बहुओं की वजह से अब तो 2 दिन में ही जाना पड़ रहा है। नीलम गाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए निकलती है। कमला देवी गुस्से में अपने कमरे में। हॉल में अब सिर्फ साधना और आरती बची थी। ओए आरती, सच सच बता, तेरी बहन की ट्रेन कितने बजे आ रही है? अब हम उन्हें कहाँ ठहराएंगे? अरे भाभी, शांत हो जाओ। मेरी कोई बड़ी बहन है ही नहीं। मैं तो अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। क्या? तेरी कोई बहन नहीं है? तो वो फोन पर कौन बात कर रहा था कल तुझसे? वो मेरी कॉलेज की सहेली थी भाभी। उसे मैंने पहले ही समझा दिया था कि सुबह सुबह फोन करके नाटक करना है। मुझे पता था कि नीलम दीदी जैसी स्वार्थी और आराम पसंद औरत कभी अपनी सुख सुविधा, अपना एसी रूम छोड़कर दूसरों की सेवा नहीं करेगी। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनका राज छिनने वाला है तो उन्हें काम करना पड़ेगा, तो वो खुद ही दुम दबाकर भाग गई। मान गए देवरानी जी, तुम्हारी बुद्धि को साष्टांग प्रणाम। मैंने पिछले 10 साल से 100 चाले चली, बीमार पड़ी, रोई, कसम दी, पर सब फेल हो गई। और तेरी एक चाल से इस घर की चुड़ैल ननद का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। तो भाभी, अब देर किस बात की? अब फटाफट अपना अपना बैग पैक करो और मायके निकलो। हाँ आरती, इस बार गर्मियों की छुट्टियां सच में मजेदार होगी। सच कहा है किसी ने, जेठानी की 100 चाल पर भारी देवरानी की एक चाल। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगाती है और घर में उनकी हंसी गूंज उठती है।